ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। नाम है चैप्टर का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस पूरे चैप्टर को बेसिक लेवल से करेंगे। अगर आपका कोई यूपीएससी आप प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक लेवल से समझाने वाले हैं। अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस को कवर करना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई बेसिक सा कुछ चीज़ पता नहीं है और हिस्ट्री उसी के बेसिस पे बेसिक टू एडवांस लेवल हम इस पर कराएंगे। ओके, नाउ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि आपको ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है वो भी शो करते चलें साथ में, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई चीज़ मिस हुई है। नाउ एनसीईआरटी क्लास 6 में अगर आप देखेंगे तो टोटल 12 चैप्टर हैं, उस पर से आज का चैप्टर है व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, इसको कवर करेंगे। साथ ही में उसके साथ साथ आपको चैप्टर 1 भी शो करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से, ताकि ये आप इंश्योर कर लें कि हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया हुआ है। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में आपको टाइप करना है पंकज बोहरा बिना स्पेस दिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, डेली के बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस हम करते हैं। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, बट जो नए व्यूवर्स हैं जो एनसीईआरटी देख रहे हैं हमारे चैनल में नए हैं आए हैं, वो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को डेली के बेसिस पर। यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस अभी तक का जितना भी है सबसे हमारे बहुत छोटे से कोर्सेज हैं। ईयरली कोर्सेज आप ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। ईयरली कोर्सेज 499 में, मंथली है 99 रुपीज़ का ले सकते हैं। और जो एनसीईआरटी हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, अगर वो कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए एक साथ पीडीएफ फॉर्म में, तो वो 299 रुपीज़ का ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो के लिंक है, कमेंट में इंस्टा मोजो के लिंक है, या तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं या डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके भी आप इसे ले सकते हैं। आपको बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोनपे करना है। इस नंबर पर जो भी पेमेंट करोगे, व्हाट्सएप भी इसी नंबर का है, कॉलिंग नंबर भी यही नंबर है, तो आप इसमें पूरी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। और पेमेंट के बाद हमें जब आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद हम आपको पीडीएफ और अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन में क्या है, डेली के बेसिस पे द हिंदू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में और मेंस की प्रिपरेशन में। नाउ तो डेली के बेसिस पे डेट वाइज प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, मई 2020 से मई 2021 तक। एनसीईआरटी नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ईयरली में पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर उसमें आप पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं और आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है इस प्लान में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 से 12th तक हिस्ट्री हम अपलोड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको देख सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। नाउ बेसिक से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, और आपका एडवांस लेवल यूपीएससी में जो हिस्ट्री है उसमें इंटरेस्ट आपका बनाएंगे, और आपकी जो हिस्ट्री है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इन लेक्चर को पढ़ने के बाद। जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, यहाँ पर से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बट हम यहाँ पर ये जानेंगे किस तरह से जो हंटर्स हैं, जो एक दूसरे को जानवरों को मारते थे अपने खाने के लिए, हर्डर्स हैं जो अपने पशु को एक जगह से दूसरे जगह चराने जाते थे, पालते थे, रूलर्स कैसे, मर्चेंट कैसे हुआ करते थे, इन सब के बारे में पास्ट की हिस्ट्री जानेंगे। नाउ चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का वेयर डिड पीपल लिव से, कि लोग पहले कहाँ रहते थे। प्रेजेंट में अगर दो एरिया में कंसिडर करके हुए चलूँ तो प्रेजेंट में एक होता है अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया। आप अभी अर्बन एरियाज़ में हैं, बट अभी की ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसी है कि आपके पास घर में बेसिक फैसिलिटीज़ है, यानी कि अगर आपको पानी पीना है तो आपके घरों पे टैप वाटर से लगे हुए हैं, तो आप पानी पी सकते हैं। नाउ यानी कि बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ अगर ह्यूमन कहीं पर भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी नदी होना, आपके बगल में नदी हो तो आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे। रूरल एरियाज़ में भी अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सेटलमेंट या विलेज जो है नदियों के पास रहता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भी नौले होते हैं, नल होते हैं, और उस बेसिस पे वो पानी को ले सकते हैं, पानी को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी का ह्यूमन सिविलाइजेशन तो ऐसी है, यानी कि पानी तो उनको मिल जा रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नदी के किनारे ही उनको बसना पड़ेगा। बट अगर हम पास्ट के बारे में बात करें, कुछ हज़ार साल पहले के बारे में बात करें, तो क्या ये बेसिक फैसिलिटीज़ घर पे मिल जाती थी नल में? नहीं, सिंपल सी बात है। तो उनके लिए ह्यूमन सेटलमेंट, अगर अब आपसे कोई भी पूछेगा कि पहले के लोग कहाँ रहते होंगे, या पहले की जो सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा बड़ी हैं वो किसके आसपास बड़ी होंगी या सरवाइव करी होंगी, वो है ऑफ कोर्स नो डाउट वो है नदी के किनारे, रिवर्स के किनारे। नाउ
एनसीईआरटी स्टार्ट होती है बैंक ऑफ नर्मदा रिवर से। हजारों साल पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग बसे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में उन्होंने जाना, जंगलों के बारे में जाना, और किस तरह से अपने अपने लिए जो फूड है वो प्रोड्यूस करना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कैसे अपने के लिए भोजन बनाना, ये सब सीखने लगे। बट बेसिक चीज़ क्या है, नर्मदा रिवर, यानी कि पहला कोई भी बोलेगा ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ हुआ होगा, तो आपको एक ही आंसर देना है, नदियों के किनारे। और नदी के किनारे जैसे नर्मदा रिवर, इंडस रिवर, एक एक करके हम करेंगे ना। जो पहले के आदमी हुआ करते थे वो हंटेड एनिमल्स, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी दी गई है। अब यहाँ पर से रैंडम से फैक्ट होंगे, और बट हम उन्हीं रैंडम फैक्ट्स को स्टोरी बनाते हुए अपना पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ एनसीईआरटी चैप्टर में जो है नर्मदा रिवर मेंशन था, तो यहाँ पर आप, मैं जिसको जूम इन करूँगा तो जो ये नदी है वो नर्मदा रिवर है। ये कहाँ पर है देखिए, अभी आसपास का अभी उतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना कहाँ से ओरिजिन होता है। अब हमें ये जानना है अभी कि आसपास की जो लोकेशन, हल्की हल्की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, धीरे धीरे जो हम ज्योग्राफी में इसकी लोकेशन तो करेंगे ही रिवर्स वाले चैप्टर में, बट अभी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस के लिए है वो उतना जानना अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 से धीरे धीरे शुरू करेंगे ना। नर्मदा रिवर के वेस्ट में आप जाते रहोगे तो यहाँ पर पड़ता है गल्फ ऑफ खंबाट, जहाँ पर ये ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट में आपको ये जो नदी देखने को मिल रही है वो नर्मदा रिवर है। अब यहाँ पर हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि देखो जो ये नर्मदा रिवर है अभी क्या है, उसके आसपास का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी पहले नदियाँ होती थी फिर ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, नदी थी। ओके, नाउ जो पुराने लोग थे दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो भी जानवरों को मार के खाया करते थे। बट अब यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ रैंडम से फैक्ट दिए गए हैं जिसको हम स्टोरी लाइनअप अपने लिए बनाते हुए चलेंगे और उसी को मेमोराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रीलिम्स का फैक्ट है जो कि पूछा जा सकता है टू द पॉइंट, वो है सुलेमान और जो किरथार हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, अभी वो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो ये एक ऐसी एरियाज थी जहाँ पर लोगों ने पहले वीट और बार्ले उगाना शुरू किया गया था 8000 साल पहले। अब याद रखो जो ये डेट एनसीईआरटी में मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फाइनल आंसर जो है हमें अपने एनसीईआरटी के बेसिस पे देना पड़ता है। क्योंकि अगर कभी एनसीईआरटी यूपीएससी उसको गलत भी ठहराए तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है जो कि सीबीएसई के कैरिकुलम में है। नाउ तो आपको याद रखना, कभी आएगा पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो गेहूँ है या बारले है वो कब स्टार्ट हुआ, आप कहोगे अबाउट 8000 साल पहले। कहाँ पर, सुलेमान और किरथार हिल्स में। ओके, एनसीईआरटी में एक मैप भी दिया हुआ है जहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सुलेमान और किरथार हिल्स यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिल रही है। यह है इंडिया और प्रेजेंट डे यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। तो देखिए क्या है, किरथार और सुलेमान हिल। और यहाँ पर आपको याद रखना है, ये वाला फैक्ट क्या याद रखना है, 8000 साल पहले यहाँ पर वीट और बार्ले फर्स्ट ग्रो किए गए थे। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है हमारा एनसीईआरटी के लिए। बाकी आप धीरे धीरे जब एनसीईआरटी आप क्लास 6 कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, तो कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे मैप के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। देखिए यहाँ पर सुलेमान और किरथार हिल्स है, यहाँ पर गारो हिल्स है। अभी गारो हिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर चावल कैसे फर्स्ट ग्रोन हुए थे, ये फैक्ट हम पढ़ेंगे। और विंध्यास के बारे में बोला जाएगा, ये देखिए विंध्यास है, ये सतपुरा है। नर्मदा हमने देखने को मिले ना, अभी नर्मदा क्या है, नर्मदा के बारे में एक फैक्ट याद रखना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ये देखो यहाँ पर से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पर जा रही हैं, यहाँ गल्फ ऑफ खंबाट यानी कि अरेबियन सी में। वैसे ही ताप्ती नदी भी वेस्ट की ओर फ्लो करती है। बट यहाँ पर अभी मेन फंक्शन जो हमको याद करना है वो है किरतार हिल्स वाला, सुलेमान हिल्स यहाँ पर वीट और बार्ले का याद करना है, गारो हिल्स यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर विंध्यास रेंज है। नाउ अब ये चीज़ें मैंने आपको मैप में दिखा दी, ये डक्कन है, और धीरे धीरे इन्हीं मैप को लेते हुए आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी हम एक सीक्वेंस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 जब हम देखते हैं एनसीईआरटी में, तो वहाँ उन्होंने रैंडम फैक्ट दिए गए हैं, कोई एक ऐसे क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में नहीं दिया है। अब जब जैसे जैसे हम एनसीईआरटी आगे को बढ़ते रहेंगे उसके बेसिस पर क्रोनोलॉजी में भी मेंशन है और क्रोनोलॉजी के बेसिस पर करते रहेंगे। अभी हमको अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रैंडम फैक्ट मेमोराइज करने हैं। अब बहुत सारे ये लोग ये भी सोचते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एनालाइजिंग पावर ही होनी चाहिए हमारी, और बहुत सारे लोग कोई क्वेश्चन पूछता तो ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एनालिटिकल ही आंसर देंगे। बट जितना एनालिटिकल आपको सोचना है उतना ही साथ साथ में उतनी चीज़ें मेमोराइज भी करनी है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने
रियरिंग करना भी शुरू किया, भेड़ें पालते थे, गोट पालते थे, कैटल पालते थे। तो ये पहला फैक्ट तो हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट का। नाउ हमें देखने को मिलता है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, और जो विंध्याज है सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखना, जो गारो हिल्स है, ठीक है। और यहाँ पर विंध्याज वाला है। गारो हिल्स आप सबको पता है यहाँ पर क्यों क्यों उगाई जाती है। देखिए अब मैं एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। सुलेमान और किरथार, विंध्याज वाला रीजन और गारो हिल्स, यही तीन चीज़ें क्यों हैं, ये तीन चीज़ें क्यों हैं? जैसा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, अभी की ह्यूमन सिविलाइजेशन तो कहीं पर भी सेटल हो सकती है, बट पहले की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो उसी जगह सेटल होगी जहाँ पर नदियाँ होंगी। यहाँ पर इंडस नदी है, यहाँ पर नर्मदा रवि नदी है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिंपल सी बात है, तीनों सेटलमेंट आपको अब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और एक तरह से अब मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिवर्स के बारे में पता है तो आपको हिस्ट्री की नॉलेज बिल्कुल अच्छी होगी। तो यहाँ पर वीट है, और यहाँ पर पहला एग्रीकल्चर डेवलप्ड किया गया और चावल उगाए गए। ओके, नाउ आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया, राइस ग्रोन हेयर फर्स्ट, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर पहली बार यहाँ पर डेवलप होने लगा था धीरे धीरे। अब एक और रैंडम फैक्ट कर लेते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि जहाँ पर भी नदी होती है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होगा, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ कहाँ? अभी हम रिवर इंडस देखेंगे और उसके ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो रिवर इंडस में फ्लो होती हैं। तो 4700 साल पहले वीट कब उगाया था किरथार हिल्स में? 8000 साल पहले। पर अब देखिए यहाँ पर जो इंडस वैली के बगल में ह्यूमन सेटलमेंट कब हुआ? 4700 साल पहले, यानी कि 4700 साल पहले। यहाँ पर ये बोला जाता है कि अर्लीस्ट सिटी जो फ्लोरिश हुई थी, यानी कि जो पहला ह्यूमन सेटलमेंट हम कह सकते हैं, वो 4700 साल पहले हुआ था। कहाँ पर? इंडस नदी के किनारे। ना दूसरी अगर बारे में बात करें, अब धीरे धीरे क्या हुआ था, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में भी 2500 साल पहले लेटर जो सिटी है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। अब मैं इसको मैप में फिर से आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये सेटलमेंट हुआ था। सबसे स्टार्टिंग में तो इंडस में हुआ था, याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? गंगा में भी होना शुरू हो गया था। ओके, नाउ अब हम धीरे धीरे अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं। अब ह्यूमन सेटलमेंट पहला जो है 4700 साल पहले हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? इंडस नदी के किनारे और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस नदी के किनारे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम। नाउ आपको ओवरऑल पहले बताता हूँ, ये है हमारा इंडिया, अभी प्रेजेंट इंडिया। उसमें ही जब 4700 पहले कोई ऐसे नेशन नहीं हुआ करते थे। नाउ जब आप इसको जूम इन करेंगे तो अभी का जो इंडस रिवर देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो ये नदी है यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलती है, ये है इंडस रिवर। तो ये वाली रिवर का नाम याद रखना है। 4700 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिला। अब धीरे धीरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये तो कौन सी नदी है? इंडस नदी है। ये कौन सा है? 4700 साल पहले। ओके, अब यहाँ पर जो ये है उत्तराखंड के पास वाली है, यहाँ पर आती है गंगा नदी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग यहाँ पर से सेटल होते होते इधर इधर आए, एक्सप्लोर किया उन्होंने, और 2500 साल पहले कहाँ पर सेटल हुए? वो गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो दो जो है हमने चीज़ें याद रखनी है, एक है इंडस नदी, एक होता है ये उत्तराखंड के पास यहाँ पर गंगा नदी, ठीक है, जो यहाँ पर से गुजरते हुए जाएगी। ओके, तो ये वाली का कब सेटलमेंट हुआ? 4700 साल पहले। और ये वाला कब हुआ हमारा? ये है 2500 साल पहले। और जो ये इंडस नदी वाला है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अभी एक पूरा चैप्टर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको अच्छे से कवर करेंगे। ओके, नाउ धीरे धीरे आपने स्टोरी बना ली होगी। नाउ जैसा कि हमने दो फैक्ट को मैप के सोर्सेज से पढ़ा, 4700 साल पहले और 2500 साल पहले। अब हमें धीरे धीरे देखना है कि एरिया जो है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन के बीच में, एंशिएंट टाइम में उसको मगध कहते थे। अब धीरे धीरे कैसे राजा आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक कोई राजा नहीं थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जो एरिया है गंगा नदी का, यहाँ पर बिहार वाला एरिया, यहाँ पर एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था मगध। अब इसको जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर रैंडम फैक्ट दिए गए हैं, बट हमें स्टोरी बनाते हुए चलनी है ना। उन जो मगध में राजा थे, बड़े बड़े किंगडम उन्होंने सेटअप किए, अलग अलग पार्ट जो कंट्री के बेसिस पे जो है पूरा अपना रूल एम्पायर सेटअप किया। अब धीरे धीरे होना क्या लगा, जो पीपल्स हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब क्या होता था, जो लोग थे इधर से उधर तो जाते थे लैंड के रास्ते, बट कभी कभी हिल्स में हाई माउंटेन्स पहुंचा था। अभी तो क्या है, हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था।
अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, जब राजा अपना राज्य बनाने लगे थे तो वो किसी दूसरी आर्मी में भी अपनी आर्मी ले जाके दूसरे की आर्मी को छीनना, लैंड को छीनना। जो मर्चेंट होते थे वो कारवांस में यानी कि जो शिप्स में हैं अपने जो है शिप्स को लेके ट्रेड करने भी जाते थे। अब यहाँ पर ये तो कारवां हैं, अभी एक एनसीईआरटी क्लास 8th में एक कारवां आएगा जिसके बेसिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन बनाया है, वो हम एनसीईआरटी क्लास 8th में पढ़ेंगे। बट अभी इस कारवां का मतलब ये जानिए कि ग्रुप में जाना और अपने शिप्स में ट्रेड करने के लिए जाना, उसे तो जो भी ये है कारवां के बेसिस पर जाते थे कौन, मर्चेंट यानी कि ट्रेडर्स। ठीक है, जनरली यहाँ पर ट्रेडर्स से मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ फाइनली कुछ जो पीपल थे परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग तो ट्रेड करने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ लोग जो है एडवेंचर करने भी जाते थे, नई नई प्लेसेस को ढूंढने भी जाते थे। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, एक जगह का कल्चर दूसरे जगह के कल्चर से मिलने लगा था, लोग एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे थे। नाउ पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड कुकिंग फूड। अब मैं ये सिर्फ एक ही आपको डायमेंशन कवर नहीं करना है, तो सोचो पास्ट में कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी, वो अलग अलग तरह से म्यूज़िक बनाने लगे थे। अभी तो क्या है, पॉप है, फोक है, जी पॉप है, के पॉप है, ठीक है, कोरियन है, जापानीज़ पॉप है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पर वैसे ही पास्ट में भी म्यूज़िक अलग अलग कंपोजिशन होने लगी थी, स्टोन में अलग अलग कार्विंग होने लगी थी, यानी कि कुछ अलग चीज़ों से वहाँ पर उस पर कार्विंग किया करते थे। स्टोन कार्विंग का मतलब होता है स्टोन में अपना कलाकारी दिखाना, कुछ चीज़ लिखना। नाउ ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब जो ज़मीन में नेक्स्ट एनसीईआरटी में है नेम्स ऑफ द लैंड। अब मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ जिसमें कि आप ये इंश्योर हो जाएं कि यस ये चीज़ हमने कवर कर ली है। नाउ ये है ओरिजिनल टेक्स्ट बुक और यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। यहाँ पर से कहाँ पर लोग रहते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, यहाँ पर से पूरा ये मैप भी हमने कवर कर लिया और ये चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, और ये भी हमने कवर कर लिया। अब वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज, जैसा ट्रेड के लिए हमने देखा। नेम्स ऑफ द लैंड अब हम ये कवर करेंगे अपने नोट्स के बेसिस पे। ओके, अब जो अभी लैंड के नेम्स हैं वो लोग रखने लगे थे। अब कोई भी जगह का नाम हम क्यों रखते हैं, अगर आप ये सोचेंगे जैसे कोई बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ताकि हम उस पर्टिकुलर जगह में, क्योंकि इतना बड़ा अगर एरिया होगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग लोग करते हैं और उसका नाम होना ज़रूरी है ताकि हम उस लोकेशन में पहुंच पाएँ या वो हमारी उस लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करे। तो पुराने लोग भी तो ऐसा ही करेंगे ना, अगर किसी जगह पर हैं अपनी पोजीशन कैसे बताएंगे दूसरे बंदे को, तो सिंपल सी बात है उनको नेम्स ऑफ द लैंड यानी कि उस जहाँ पर भी हैं उसका नाम रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। घर पे भी तो आप बताते हो कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, नहीं तो घर वालों को आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है उस जगह का नाम इसलिए है ताकि एक पर्सन को कम्युनिकेशन, आप अगर इस वर्ड को बोलेंगे कि कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए ये जगह के नाम रखे जाने लगे थे वर्षों से ही पहले। ओके, नाउ द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। अब भारत जो इंडिया अभी हम बोलते हैं, आई लव माई इंडिया करके बोलते हैं, तो जो इंडिया है वो जो शब्द है वो इंडस से आया था। इंडस क्या है, इंडस नदी है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब जब ईरानियंस और ग्रीक्स आते हैं, ईरानियंस और ग्रीक्स कौन से हैं ये देखो मैप में दिखाता हूँ आपको। अब जैसा हमने पढ़ा 2500 साल पहले क्या है, ईरानियन और जो ग्रीक हैं वो पर्सन आने लगे थे इंडिया को। अब ये क्यों आते होंगे, सिंपल सी बात है, इनका मन क्या करता होगा कि यहाँ पर आए हम। दो चीज़ें हमने देखी, या तो वो ट्रेड के लिए आएंगे, कोई पर्सन या तो ट्रेड के लिए आता है या उसका मन होता है कि वो एडवेंचर करे। दो हमने रीज़न पढ़े थे इसके। तो कहाँ पर से आ रहे थे, ये ईरानियन पर्सन और ये ग्रीक पर्सन। अब जब ये आते हैं तो डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बोला था इसके ईस्ट को इंडिया, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ईरानियंस और ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो किरथार हिल्स हैं, यानी कि पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान वाली हिल्स से होते हुए इंडिया आए थे। कब, 2500 साल पहले। अभी का यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको मान के चलते हैं और उसके 2500 साल पहले। ठीक है, अभी हम देखेंगे अच्छे से, ये समझेंगे भी कितना 2500 होता है, कितना 4700 साल पुराना होता है धीरे धीरे। नाउ अब उनको ये पता था कि वहाँ पर एक नदी है जिसको इंडस बोला जाता है और वो उसको हिंडोज और इंडोज बोला करते हैं। ठीक है, तो सोचो
आपसे अगर पूछा जाए इंडस नदी को कौन से लोग हिंदोज और इंडोज बोला करते थे, तो आपका जो मैंने मैप में आपको दिखा दिया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इंडस नदी है, और इस जो ईरानियन और ग्रीक हैं इस नदी को अपने बेसिस पर, तो हर जगह अपना अपना अलग नाम होता है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ के लोग अगर उसको इंडस बोल रहे हैं तो ईरानियन और ग्रीक क्या बोला करते थे कि यार वो बोलते होंगे, बातें भी करते होंगे कि यहाँ पर तो हिंदोज और इंडोज नदी है। और वो ये भी बात करा करते थे कि इस नदी में जो ये पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर से जा रही है, तो ये इंडोस नदी का जो ईस्ट एरिया है, ये पूरा अभी का जो भारत है, इस पूरे एरिया को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ग्रीस और जो है इराक। अब मैं इसको इतने अच्छे से समझा क्यों रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत सारे जो एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने मेंस भी लिखा होगा उनको ये बोरिंग लगेगा थोड़ा सा लेक्चर, बट ये मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जनरली जो, और उनके लिए भी, हाँ, मेंस ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया, क्योंकि सिंपल सी बात है बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मिस हो जाती हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। मेन फोकस तो वही है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलती, तो मैं उनके लिए ये लेक्चर इतने आराम से बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और इवन जो प्रीलिम्स दे भी चुके हैं, क्रैक भी कर चुके हैं, वो भी उन लेक्चरों के लिए समझना है, क्योंकि उनके पास भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं कि क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। ओके नाउ, अब यहाँ पर ये इंडस नदी को हिंदोज और इंडोज बोला करते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये रिवाइज नहीं होता, तो मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। ईरानियन और ग्रीक उस जगह को, मतलब इंडस को क्या बोलते थे, हिंदोज और इंडोज, और वो बोलते थे कि जो ईस्ट में, जो लैंड इसके ईस्ट में है, इस नदी के ईस्ट में, उसको हम इंडिया बोला करेंगे, ठीक है। तो अभी का जो प्रेजेंट इंडिया है इन्हीं के नाम पे पड़ा, यानी कि इराक, ईरान और ग्रीस वाले के नाम पे, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके नाउ आगे एक और फैक्ट है जो कि हमें याद रखना है। अब हम कभी कभी अपने इंडिया को भारत भी कहते हैं। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट एज मैंशनड इन ऋग्वेद, यानी कि भारत एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था, एक कम्युनिटी हुआ करती थी। मानना था, ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ये नॉर्थ वेस्ट से, जहाँ से ये ईरानियन और ग्रीक कहते हैं ना, ईरानियन मतलब इंडस नदी से ही यहाँ पर भारत में एंटर हुए थे, ठीक है। तो एक तरह से ये कम्युनिटी थी, ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते। तो डायरेक्ट आ जाएगा कि भारत क्या है, जो नेम भारत है एंशियंट हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसका मतलब क्या है, उसको क्यों यूज़ करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, 3500 साल पहला वेद है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर कंट्री, अभी तो इसको एज ए इंडिया, एज ए भारत ही यूज़ करते हैं हमारे संविधान में। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कौन से आर्टिकल में इंडिया एज ए भारत लिखा गया है। नाउ हमने आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये लोग वहाँ से आए थे, ये लोग नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं, चावल इस पर गारो हिल्स में उगाए जा रहे हैं पहले, तो ये सब चीज़ें लिखी कहाँ गई हैं, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अगर हम देखें पास्ट में, अभी के कोई पास्ट हिस्ट्री अगर मैं कहूँगा, चलो कि नेहरू के ईयर का पढ़ना है, जब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुझे तब पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो गूगल खोल लूँगा, या मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लूँगा, वहाँ पर दिया है, या इंडिया आफ्टर गांधी में पढ़ लूँगा, ठीक है। तो उस पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में मुझे पता है, प्रिंटिंग प्रेस है, किताबें छप रही हैं, किताबों से ही मेरे पास अच्छे सोर्स हैं, इंटरनेट एक अच्छा सोर्स है। नाउ बट अभी के बेसिस पे बात करूँ, अगर हमें पास्ट के बारे में, जब उस समय के बारे में बात, जब कोई बुक्स नहीं हुआ करती, तब ऐसी क्या चीज़ थी, तब हम पास्ट को कैसे पढ़ते होंगे। नाउ दीज बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। पहले की जो अभी की बुक्स हैं उनको तो बुक्स कहते हैं, बट वहाँ पुराने ज़माने की बुक्स को मैनू स्क्रिप्ट बोला जाता था। मैनू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग, जो चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। और ये एक लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। जनरली ये देखा जाता था वो पत्तों में लिखी जाती थी, अभी की तरह थोड़ी ना होंगी ना बुक्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, जो एक लैटिन वर्ड है, मैन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथों से लिखी वाली, पत्तों में लिखी जाने वाली बुक्स थी। अब कई साल बीत गए, मैन्यूस्क्रिप्ट का एक चैलेंज यही था, नेगेटिव फैक्टर यही था कि उन पत्तों को इंसेक्ट या तो खा देते थे या वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, तो जिससे जितनी भी चीज़ें होती थी पास्ट के बारे में वो ख़त्म हो जाती थी। बट मैनी हैव सर्वाइव इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बट कभी कभी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट किसी बहुत ज़्यादा पुराने मंदिर में देखने को मिल जाती हैं, या जो मोनेस्ट्रीज हैं उसमें देखने को मिल जाती हैं। ओके नाउ, जो पास्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है फिर मैन्यूस्क्रिप्ट। दूसरी चीज़ है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जब
पत्तों में लिखा जाता था तो उसके चैलेंजेस भी हुआ करते थे, वो जल्दी टेम्परेरी रहते थे और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। बट बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको अपनी पास्ट की हिस्ट्री सालों तक लिखनी थी, तो सिंपल सी बात है, वो राजा क्या कहेंगे कि पत्थरों में लिखो वो चीज़ या मेटल में आप उसको इंस्क्राइब कीजिए। तो इसी हार्ड सरफेस को जब हम दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेज, तो उसी को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दम। कभी कभी क्या होता है, राजा को अगर ओबे करवाना पड़ता था हजारों साल पहले अपनी बातें, तो वो क्या करता था, जगह जगह पर पत्थर लगा देगा और उन पर अपने जो भी ऑर्डर है वो लिख देगा। नाउ उन्हीं चीज़ों को इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। अभी ये चीज़ें मिलती कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्थर मिलते हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें लिखाई हुई है, तो उनका ढूंढने का काम कौन करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट। ये आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हु आर आर्कोलॉजिस्ट, दे स्टडी रिमेन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, टूल्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं जो है आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि कॉइन की स्टडी, हालांकि हम आगे आने वाले एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बट कॉइन्स की स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ओके, नाउ अब बहुत सारी चीज़ें हैं और जो बहुत सारे प्लांट हैं उस पर हुआ करते थे जो कि रेयरली सर्वाइव हुए थे, अभी नहीं हैं। सिंपल सी बात है, जो खाना बनाया जाता था वो पूरा अब नहीं देखने को मिलता है। अब ये सब चीज़ें तो हमने पास्ट की देख ली और जो फैक्ट है वो भी पढ़ लिया। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ दी गई है जो कि एनसीईआरटी के बॉक्स में दी गई थी, तो ये इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि वो चीज़ें मेंशन है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन जो कि 2250 साल पहले देखने को मिलता था कंधार में। अभी कंधार अगर देखोगे तो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूरल नेम्ड अशोक। ठीक है, अगर हम देखेंगे कंधार को, तो चलो ये बताना क्या इंडिया की जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से जो है मैच करती है या नहीं, टच होता है या नहीं, इंडिया का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं इसको जूम इन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि एक रूलर था अशोका। ठीक है, कौन थे अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर कंधार एक जगह हुआ करती थी, तो यहाँ पर उस रूलर अशोक ने, अभी अशोक के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, उनने क्या किया था, अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब किया गया था पत्थरों में। ओके, कब, 2250 साल पहले। अब लास्ट में चैप्टर एंड होते होते यहाँ पर बोला जाता है वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी का मतलब क्या होता है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर राजा के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम उस राजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा कैसे रूल करता था, राजा के जो साथ थे कॉमन पीपल थे वो कैसे करते थे, हर्डर्स कैसे करते होंगे, ट्रेडर्स कैसे जीते होंगे, इसलिए बोला जाता है। हम अलग अलग लोगों के पास्ट को पढ़ेंगे, इसलिए वन पास्ट और मैनी, बुक का नाम ही ये है, वन पास्ट और मैनी। एज द बुक टाइटल सजेस्ट देयर आर मैनी पास्ट। पास्ट का मतलब पास्ट, एक ऐसा और लगाया प्लूरल। ठीक है, तो हर एक पर्सन के बारे में वहीं पर हम पढ़ेंगे, जैसे हर्डर्स क्या हैं, फार्मर कैसे खेती करता था, इन सब चीज़ों को आगे आने वाले चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अभी एनसीईआरटी क्लास 6 से आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। नाउ उन लोगों की अलग अलग कैसे प्रैक्टिसेस वो करते थे, उनकी अलग अलग कस्टम्स कैसे थे, अलग अलग देश हुआ करते थे, अलग अलग जगह हुआ करती थी। ठीक है, देश का मतलब यहाँ पर अभी हम रूलर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ वो हमसे कैसे अलग हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लास्ट में हम कुछ डेट पढ़ लेते हैं कि ये डेट अभी के, अभी आप हम कहते हैं कि 2020 आने वाला है, तो 2020 है क्या, ये एक्चुअल में ये किसने बनाई या किस बेसिस पे ये चलता है। जनरली हम जीसस क्राइस्ट कौन है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं उनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और उनके बर्थ को जब वो पैदा हुए होंगे उनको ज़ीरो माना जाता है, मीन्स एज ए रेफरेंस। जैसे प्राइम मेरिडियन होता है ना लॉन्गिट्यूड्स में, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था, उसको ज़ीरो माना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वैसे इक्वेटर को जीरो माना जाता है, इमेजिनरी लाइन है ना, इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है, उसको जीरो माना जाता है। तो वैसे ही जीसस क्राइस्ट का ये भी इमेजिनरी है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि मानना ही है, पर ये फॉलो किया जाता है, एक तरह से कन्वेंशन है। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको रेफरेंस माना जाता है। सो अगर कोई बोलेगा 2000 है यानी कि 2020 है, तो हम कहेंगे जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए उसके बाद जो हुए होंगे 2020 साल हो गए हैं। उससे पहले का जो बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब कुछ कीवर्ड करेंगे और लास्ट में डेट्स करेंगे जो कि मेंशन है
कीवर्ड इस पूरे चैप्टर में क्या था? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग तो पता ही है, जर्नी करना टिपिकली कुछ दूर तक। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? ये बुक या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो कि खुद से लिखे जाते हैं, ज़्यादातर पत्तों में लिखे जाते हैं। आर्कोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना, प्री हिस्ट्री को पढ़ना आर्कोलॉजी कहलाती है। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। सोर्सेज का मतलब क्या होता है? किस जगह से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली। लास्ट में है डेसिफरमेंट। इसका मतलब होता है कोई हमें अगर टेक्स्ट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो उनका मतलब क्या है वो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसे डेसिफरमेंट कहते हैं। अब लास्ट में एट द एंड एक फैक्ट बता देता हूँ। कोई बोलेगा क्या ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज? तो आपका कहना है यस। अब इंस्क्रिप्शन क्या था वो हमने पढ़ लिया। स्टोन्स और मेटल्स में जब पत्थरों में क्या की जाती थी? लिखाई की जाती थी, उसे इंस्क्रिप्शन कहते थे। और इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों होती हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? यानी कि देखो स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो सकता है? अगर मैं ये लिख रहा हूँ सपोज ये, और अपने मन से अपने फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ये, इसका मतलब ए है, इसका मतलब बी है, इसका मतलब सी है। अब देखो ए बी सी मैंने ये लिखा और उन्हीं को ये अलग अलग मतलब दूसरे फिगर में दिखा दिया, तो ये तो हो गया स्क्रिप्ट है। इनको क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट है। और याद रखना एक ही स्क्रिप्ट की अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है। लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज है स्पोकन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना आप स्पोकन, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो स्पोकन के लिए बोली जाने वाली लैंग्वेज है। उसी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है एज ए लिखने में, उसे स्क्रिप्ट बोला जाता है। बोलते हैं ना कभी ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कोई, ठीक है, ऐसे फिगर बना के लिख रहे हैं, तो उनको स्क्रिप्ट बोला जाते हैं। और याद रखना फिर सभी इंस्क्रिप्शन के स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों होती हैं। ओके, नाउ एट द एंड हम प्रीलिम्स की डेट करेंगे, उससे पहले मैं आपको इंश्योर करवा दूं कि हमने हर चीज़ एनसीईआरटी में कवर की है। इवन जो ऐसे बॉक्स है ना मेंशन, ये देखो कंधार वाला भी किया था मैंने, ये अभी आपको पढ़ाया था। तो इस पर ये इंश्योर करता हूँ कि हर एक कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे छूटे, ठीक है। तो ये देखो ये सब चीज़ें हमने की, पास्ट मैनी डेट, ये देखो बिफोर क्राइस्ट वाला कर दिया, एनो डोमिनी वाला कर दिया। अब ये देखो ये स्क्रिप्ट हैं, ये इस डब्बे का मतलब पी है, इसका मतलब टी है, ये शेर का मतलब एल है, लायन, ठीक है, ये स्क्रिप्ट होती हैं जो हमने अभी देखी। और लास्ट में देखो ये कीवर्ड्स भी दिए हैं, ये कीवर्ड्स भी हमने कर लिए। और लास्ट में एनसीईआरटी में डेट्स दिए हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो डेट्स क्या हैं? अब कुछ जो है मेमोराइज करने के लिए क्रोनोलॉजी याद रखना। एग्रीकल्चर शुरू हुआ था 8000 साल पहले। जो इंडस में पहली जो सेटलमेंट हुई थी वो 4700 साल पहले। अब ये एनसीईआरटी की डेट ही आपको माननी है और कोई नहीं, ठीक है। मगध में गंगा वैली के पास हुआ था 2500 साल पहले। बस 3 आपको ये जो है याद रखनी है। और अभी प्रेजेंट में तो 2020 चल रहा है ये, ओके, उसको जो कहते हैं एडी कहते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर 8000 साल पहले, सिटीज़ 4700 साल पहले, और गंगा में 2500 साल पहले। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।